उस रात मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ। मुझे लगा मेरे पति रमेश सोफे से उठकर आए हैं। अनजाने में ही मैंने खुद को उन्हें सौंप दिया। बरसों बाद महसूस होने वाला वह एक बेहद निजी और आत्मीय पल था। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह शरीर रमेश से कहीं ज्यादा गठीला और मजबूत था। वह मेरे पति से बिल्कुल अलग था। अपनी वजह से कार्य या पति से किसी बचाती हो की वजह से किसी बचाती हो कभी हो की। कौन कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप उठी। अंजलि। वह आवाज सुनते ही मैं सन्न रह गई। वह रमेश के जिगरी दोस्त विक्रम भैया थे। नशे की हालत में वह गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। भैया, यह गलत है, माफ करना। लेकिन अब हम एक दूसरे को रोक नहीं पाए। उस रात सब कुछ शुरू हुआ। वह एक वर्जित प्रेम फॉरबिडन लव का पहला पल था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। यह प्यार है और यह मुफ्त है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफी अरसे बाद हम 4 लोग एक ट्रिप पर निकले थे। मेरे पति रमेश, मैं अंजलि, उनके कॉलेज के दोस्त विक्रम और उनकी पत्नी प्रिया। कार की पिछली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए न जाने क्यों मेरा मन भारी था। 46 साल की उम्र में यह ट्रिप भी किसी जिम्मेदारी की तरह लग रही थी, जो थोड़ी कड़वाहट पैदा कर रही थी। अंजलि, आजकल क्या चल रहा है? ड्राइविंग सीट पर बैठे विक्रम ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखते हुए पूछा। मेरा दिल हल्का सा धड़क गया। उनकी आवाज में मेरे पति रमेश के विपरीत एक गर्मजोशी और परवाह थी। विक्रम और रमेश कॉलेज के पहले साल से पिछले 28 सालों से गहरे दोस्त थे। लेकिन दोनों का स्वभाव जमीन आसमान का था। बस वही, सब पुराना ही है। संगीत, जी क्लास और घर गृहस्थी, मैंने जबरदस्ती अपनी आवाज में उत्साह लाते हुए कहा। पियानो और संगीत सिखाते हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो गए थे, लेकिन आजकल उसमें भी मजा नहीं आ रहा था। मेरे बगल में बैठी प्रिया अभी भी अपने फोन में ही खोई हुई थी। प्रिया 47 साल की थी और एक फ्रीलांस अनुवादक ट्रांसलेटर थी। वह काफी व्यावहारिक और थोड़े रूखे स्वभाव की थी, जो विक्रम के खुशमिजाज व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मुझे प्रिया से ईर्ष्या होती थी। कम से कम उसकी अपनी एक दुनिया तो थी। दूसरी तरफ मैं थी, जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, पति के लिए, क्लास के बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए। मेरे लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं था। प्रिया जी, आजकल अनुवाद का काम काफी ज्यादा है क्या? मैंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब बहुत ठंडा था। बस वही रोज का है, उन्होंने बिना नजर उठाए कहा। मुझे विक्रम और प्रिया के रिश्ते में एक ठंडी दीवार महसूस हुई। यह पहले से था, पर अब और बढ़ गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे और रमेश के बीच। विक्रम जी, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने माहौल बदलने की कोशिश की। हाँ, ठीक ही चल रहा है। अंजलि, तुम्हें संगीत सिखाने में थकान नहीं होती? उनकी परवाह भरी आवाज से मेरा मन भर आया। कोई तो था जो मेरी मेहनत को समझता था। रमेश ने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि 49 साल की उम्र में भी विक्रम कितने आकर्षक और सुलझे हुए लग रहे थे। लोनावला के फार्म हाउस पर पहुंचते ही रमेश ने डिक्की से शराब की बोतलें निकाल लीं। आज तो भाई पूरी बोतल खत्म करेंगे। उनका चेहरा अभी से लाल हो रहा था। मैं अपने पति को देखकर एक फीकी मुस्कान ही दे पाई। रमेश हमेशा ऐसे ही थे, घर की बोरियत को शराब में डुबोने की कोशिश करते थे। रात के खाने के समय हम चारों गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। रमेश विस्की के कई पेग खाली कर चुके थे। अरे विक्रम, हम कब से दोस्त हैं यार? कॉलेज के पहले साल से। पूरे 28 साल हो गए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। 28 साल, हमने क्या क्या नहीं देखा साथ में। रमेश की आवाज ऊंची होती जा रही थी। मैंने चुपके से उनका गिलास हटाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने देख लिया। अरे, मेरी शराब क्यों हटा रही हो? उनकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सबके सामने पति का इस तरह बात करना मुझे बहुत अपमानजनक लगा। माफ कीजिए, गलती हो गई, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसी पल मुझे विक्रम की नजरें अपने ऊपर महसूस हुईं। उनकी आंखों में सहानुभूति और समझ थी। मेरे दिल का एक कोना उस गर्माहट से पिघलने लगा। अंजलि, तुमने पियानो सिखाना कब शुरू किया था? विक्रम ने बड़ी सहजता से बात बदल दी। मैं उनकी इस समझदारी के लिए शुक्रगुजार थी। शादी के बाद से ही लगभग 15 साल हो गए, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संगीत विशारद की डिग्री का अब जाकर सही इस्तेमाल हो रहा है। विक्रम की बात पर मैं मन ही मन मुस्कुरा दी। बस बच्चों की फीस निकल जाती है, मैंने कहा।
लेकिन दिल में एक कसक थी। कभी मैं बड़े कॉन्सर्ट में बजाना चाहती थी, पर शादी के बाद सारे सपने छोड़ दिए। फिर भी जो पसंद है वही तो कर रही हो। विक्रम की आंखों में सच्चाई थी। सालों बाद किसी ने मुझमें इतनी दिलचस्पी दिखाई थी। रमेश तो बस अपनी ही बातें करते थे। वक्त बीतता गया और रमेश का नशा बढ़ता गया। प्रिया भाभी, आप भी एक ड्रिंक लीजिए ना। रमेश ने विक्रम की पत्नी को शराब देने की कोशिश की। नहीं, रहने दीजिए, मेरे सिर में दर्द है। प्रिया का जवाब वही रूखा था। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थकान है। कहते हुए प्रिया उठ खड़ी हुई। मैं गेस्ट रूम 104 में सो रही हूँ और वह अपना सामान लेकर चली गई। अब हम 3 ही बचे थे। अरे यार, हमें खुश रहना चाहिए। बड़बड़ाते हुए रमेश सोफे पर ही लुढ़क गए। मैंने एक गहरी सांस ली। हर बार का यही नाटक था। सुनिए, उठिए, कमरे में चलिए। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रमेश गहरी नींद में जा चुके थे। इन्हें सोफे पर ही रहने दो, उठाने में चोट लग सकती है, विक्रम ने कहा। कम से कम कंबल तो ओढ़ा दूं। मैंने अंदर से कंबल लाकर रमेश को ओढ़ा दिया। वह खर्राटे ले रहे थे। मैं भी अब चलता हूं। सोने, विक्रम ने उठते हुए कहा। जी, आप भी आराम कीजिए। हमारी नजरें एक पल के लिए मिलीं। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, पर फिर वो मुड़ गए। गुड नाइट कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चले गए। मैं भी अपने कमरे नंबर 102 में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही आज का दिन आंखों के सामने घूमने लगा। विक्रम की परवाह, उनकी समझदारी और वह आखिरी नज़र। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। यह गलत था। वह मेरे पति के जिगरी यार थे और मैं एक शादीशुदा औरत। फिर भी नींद आने तक मेरे ख्यालों में विक्रम ही रहे। रात गहरी हो गई थी, पर नींद कोसों दूर थी। हॉल से रमेश के खर्राटों की आवाज आ रही थी। तभी गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। शायद कोई वॉशरूम जा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर आहट रुकी और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमने की आवाज आई। मेरा दरवाजा खुला। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन बिस्तर की तरफ आते कदमों को सुन सकती थी। शायद रमेश सोफे से उठकर आ गए थे। सुनिए, बहुत देर हो गई, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं मिला। शायद नशा ज्यादा था। बिस्तर एक तरफ से दब गया। कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं स्वाभाविक रूप से करवट लेकर उनकी तरफ मुड़ी। सालों से हमारे बीच ऐसी नज़दीकी नहीं थी, पर आज रमेश कुछ अलग लग रहे थे। उनका स्पर्श सामान्य से अधिक कोमल और सावधान था। सामने वाले का हाथ हल्का सा कांप रहा था। रमेश तो कभी ऐसे नहीं कांपते थे। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा। अंधेरे में भी मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। उनका शरीर रमेश से ज्यादा गर्म था। मेरे अंदर सोई हुई औरत जैसे जाग उठी। उनका हाथ मेरे कंधे पर आया। यह स्पर्श रमेश का नहीं था, यह ज्यादा सधा हुआ और प्यासा था। न चाहते हुए भी मैंने खुद को उन्हें सौंप दिया। उनके होंठ मेरी गर्दन पर आए और मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। बरसों बाद ऐसा महसूस हो रहा था, पर यह सब इतना अलग क्यों था? सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनका स्पर्श अब और गहरा हो गया था। मैं भी उसी शिद्दत से जवाब दे रही थी। जारीज के हो, 2 में, और उसी पल मुझे सच का पता चला। यह शरीर, यह बनावट, यह रमेश नहीं थे। ये उनसे कहीं ज्यादा गठीला और मजबूत था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कौन? कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि, एक भारी और गहरी आवाज मेरे कान के पास फुसफुसाई। वह आवाज सुनते ही मुझे यकीन हो गया। वह विक्रम थे। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। विक्रम, आप हैं? मैं अविश्वास में थी। माफ करना। उनकी आवाज में पछतावा और कामना दोनों घुले हुए थे। हम यह क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। इसके बजाय मैं उनके और करीब आ गई। लेकिन अब रुका नहीं जा रहा। उनकी आवाज में बेबसी थी। वह भी इस पल को उतना ही चाहते थे जितनी मैं। हम हदों को पार कर चुके थे और अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। अपराध बोध से ज्यादा मुक्ति का एहसास हो रहा था। खिड़की से छनकर आती चांदनी हमारे आकारों को उभार रही थी। मैं चाहती थी कि यह एक सपना हो, ताकि मैं बिना किसी गिल्ट के इस एहसास में डूब सकूं। लेकिन यह हकीकत थी, और यही बात इसे और भी उत्तेजक बना रही थी। काफी समय बीत गया। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। सांसें भारी थीं। होश धीरे धीरे वापस आ रहा था।
हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने धीमी आवाज में कहा। हाँ। विक्रम भी उलझन में लग रहे थे। हॉल से रमेश के खर्राटे अब भी आ रहे थे। शुक्र है कि वह सो रहे थे। मुझे जाना होगा। विक्रम सावधानी से उठे। जी, जाइए। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर यह संभव नहीं था। कपड़े पहनते हुए विक्रम ने बड़बड़ाया, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन उनकी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी, न ही मेरे मन में। हाँ, यही ठीक है, मैंने कहा, पर दिल गवाही नहीं दे रहा था। कमरे से निकलने से पहले विक्रम ने मुड़कर देखा। अंधेरे में भी मैं उनकी नज़रों को महसूस कर सकती थी। सॉरी, उन्होंने आखिरी बार कहा और चले गए। मैं छत को घूरते हुए अकेली रह गई। क्या यह सच था या कोई नशा? लेकिन मेरे शरीर पर छोड़ी गई उनकी निशानी बता रही थी कि यह सच था, पति के दोस्त के साथ। यह सोचकर घिन आनी चाहिए थी, पर एक अजीब सा नशा भी था। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। काश यह सपना होता। शीशे में अपना चेहरा देखा तो गालों पर एक अजीब सी लाली थी। एक अरसे बाद मुझमें वह चमक लौटी थी, जो कहीं खो गई थी। ठंडे पानी से चेहरा धोते हुए भी विक्रम का वह स्पर्श, वह गर्मी याद आ रही थी। सब कुछ रमेश से अलग था, बेहतर था। कमरे से बाहर निकली तो रमेश अभी भी सोफे पर बेसुध सो रहे थे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगर वो जाग जाते तो? किचन में कॉफी बनाते वक्त प्रिया अपने कमरे से बाहर आई। जल्दी उठ गईं? उनकी आवाज सामान्य थी। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। मैंने सामान्य बनने का नाटक किया। हाँ, शुक्रिया। कॉफी देते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी विक्रम अपने कमरे से निकले। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा, पर मुझसे नजरें नहीं मिला पाए। गुड मॉर्निंग। कॉफी? मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। थैंक्स। माहौल बहुत अजीब था। प्रिया हम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? मेरा चेहरा तमतमा गया। बस थकान है। विक्रम ने बात संभाली। तभी रमेश अंगड़ाई लेते हुए उठे। आह, सिर फटा जा रहा है। उन्होंने सिर पकड़ लिया। पानी। मैंने दौड़कर पानी दिया। कल कितना पी लिया था यार? याद ही नहीं। सोफे पर कब सोया? रमेश ने पूछा। हाँ, आप उठे ही नहीं तो मैंने यहीं सुला दिया। मेरी आवाज में कंपन था, पर रमेश ने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू यार। उनके रूखे जवाब ने मुझे फिर उसी हकीकत में धकेल दिया। अगर रमेश में थोड़ी भी चाहत होती तो कल रात ऐसा ना होता। नाश्ते की मेज पर मैं लगातार विक्रम को ही महसूस कर रही थी। अंजलि, थोड़े और अंडे बना दोगी? रमेश ने कहा। मैं किचन में गई तो पीछे से विक्रम आ गए। अंजलि, उन्होंने धीरे से पुकारा। जी। क्या? मैं सहम गई। कल रात के लिए भूल जाओ उसे, मैंने कहा, पर दिल नहीं मान रहा था। मुझे सचमुच खेद है। उनकी आवाज में दर्द था। क्या उनके लिए यह सिर्फ एक गलती थी? मेरे लिए तो यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ट्रिप से लौटे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन विक्रम मेरे ख्यालों से नहीं जा रहे थे। अपराध बोध के साथ साथ एक मीठा दर्द भी था। मैम, मैंने सही बजाया? छात्र की आवाज से मैं चौंकी। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने झूठ मूठ की मुस्कान दी। 2 हफ्ते और बीत गए। शुक्रवार की शाम थी। कॉलेज रियूनियन का बुलावा आया था। घर में रमेश का चेहरा देखने से बेहतर था कि बाहर जाऊं। कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में पार्टी थी। दोस्तों से मिली, पर मन भारी था। 9 बजे के आसपास मैं वहां से निकली। सड़क पर चलते हुए अचानक एक जाना पहचाना साया दिखा। विक्रम। मेरा दिल जोर से धड़का। अंजलि? वह भी चौंक गए। हाँ, रियूनियन था। ऑफिस की मीटिंग थी। हम दोनों सड़क पर अजनबियों की तरह खड़े थे। चलो कॉफी पीते हैं, कुछ बात करनी है, विक्रम ने कहा। मैं मना नहीं कर पाई। कैफे के कोने वाली सीट पर बैठकर हमने चुप्पी तोड़ी। उस रात के बारे में मैंने शुरू किया। मैं सच बताना चाहता हूं, विक्रम ने बात काटी। वह सिर्फ नशा या गलती नहीं थी। अंजलि, पिछले कई सालों से तुम मेरे ख्यालों में हो। मैं सन्न रह गई। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, खासकर इस ट्रिप पर मुझे यकीन हो गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। लेकिन आप जानते हुए भी, हाँ, जानते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनकी आंखें सच बोल रही थीं। विक्रम, ये पागलपन है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जानता हूं, रमेश को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और नहीं दबा सकता। हम थोड़ी देर चुप रहे। मुझे जाना चाहिए। मैं उठी।
विक्रम भी साथ हो लिए। लिफ्ट में हम अकेले थे। खामोशी चीख रही थी। ग्राउंड फ्लोर आया। दरवाज़ा खुला। पर हम नहीं हिले। अंजलि। उनकी आवाज़ में एक तड़प थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उस पल सारी नैतिकता, सारा डर कहीं गायब हो गया। उन्होंने मुझे दीवार से लगाया और उस एक चुंबन में बरसों की प्यास थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और हम ऊपर की तरफ चल पड़े। नहीं, ये गलत है, मैंने बुदबुदाया, पर मेरा शरीर पिघल रहा था। अब और नहीं सह सकता, उन्होंने कहा। पास ही एक होटल है। मैंने एक पल सोचा। होटल के कमरे में हमने फिर हदों को पार किया। इस बार यह गलती नहीं थी, यह हमारी मर्जी थी। रात के 2 बजे हम हकीकत में लौटे। हम ये क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। वही जो हम सालों से चाहते थे, विक्रम ने कहा। मैं जानता हूँ, यह धोखेबाजी है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। घर लौटते वक्त टैक्सी में मैं सोच रही थी, क्या ये प्यार है? विक्रम ने कहा। वो सालों से मुझे चाहते थे। उनकी वो परवाह, वो इज्जत, क्या वो सब इसी प्यार का हिस्सा था? और मैं भी तो अनजाने में उनका इंतजार करती थी। उस दिन के बाद हमारे बीच छिपे हुए संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया। आज मौसम अच्छा है का मतलब था मिलना है। बारिश होने वाली है मतलब खतरा है। मैं दिन भर उनके मैसेज का इंतजार करती। आज क्लास में थकान हुई, उनके इस एक सवाल से मेरा दिन बन जाता। रमेश को तो ये भी नहीं पता होता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। एक दिन विक्रम का मैसेज आया। बहुत याद आ रही है, क्या हम मिल सकते हैं? मेरा दिल उछल पड़ा। मैं भी मिलना चाहती हूँ। अगले दिन दोपहर को हम साउथ दिल्ली के एक होटल में मिले। मैंने उनके लिए नई साड़ी पहनी थी, खास इत्र लगाया था। शीशे में खुद को देख मुझे लगा मैं फिर से जवान हो गई हूँ। विक्रम पहले से वहां थे। आज तुम बहुत खास लग रही हो, उन्होंने कहा। सिर्फ आपके लिए। मैं शर्मा गई। कमरे में बिताया हर पल जादुई था। यह सिर्फ जिस्मानी नहीं था, यह रूहानी भी था। हम ये कब तक करेंगे? मैंने पूछा। पता नहीं, पर जब तक है, यह सच है। विक्रम ने मुझे बाहों में भर लिया। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन हम अपने इलाके के पास ही एक कॉफी शॉप में बैठे थे। यहाँ खतरा नहीं है? मैंने पूछा था। अरे नहीं, सब ठीक होगा, विक्रम ने कहा था। तभी सामने से मेरी संगीत क्लास की एक स्टूडेंट की माँ, मिसेज गुप्ता आ गईं। अरे, अंजलि मैम! उन्होंने हैरानी से हमें देखा। मेरा खून जम गया। नमस्ते मिसेज गुप्ता। ये, आप यहाँ? उनकी नज़रें विक्रम पर थीं, जो सवाल पूछ रही थीं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये मेरे कजिन भाई हैं। बहुत दिनों बाद शहर आए थे तो। मैंने हकलाते हुए झूठ बोला। जी नमस्ते। विक्रम ने भी बात संभाली। अच्छा, कजिन हैं? बड़े स्मार्ट हैं। मिसेज गुप्ता की आंखों में शक की सुई थी। चलिए, मैं चलती हूँ। उनके जाते ही मैंने माथा पकड़ लिया। मर गए। अगर इन्होंने बात फैला दी तो? शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, विक्रम ने दिलासा दिया। पर वो भी डरे हुए थे। वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन बाद एक दूसरी महिला ने मुझसे पूछा, सुना है आपके कजिन आए थे? मिसेज गुप्ता बता रही थीं कि कुछ ज्यादा ही फ्रैंक थे वो। मेरी सांसें अटक गईं। अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। मैंने तुरंत विक्रम को फोन किया। बात फैल रही है, रमेश तक बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मैं रोने वाली थी। घबराओ मत, कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे, सब शांत हो जाएगा। विक्रम की आवाज भी भारी थी। 1 महीना, पूरा 1 महीना हम नहीं मिले। वह 1 महीना मेरे लिए नरक जैसा था। हर पल डर, हर पल तड़प। लेकिन धीरे धीरे लोगों को नई गपशप मिल गई और हमारी बात पुरानी हो गई। अब सब ठीक लग रहा है। एक दिन विक्रम का मैसेज आया। सच में? मेरी जान में जान आई। हाँ, कल मिलते हैं। बहुत ही सावधानी से। हम फिर मिले। शहर से दूर, एक अनजान जगह पर। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैंने गले लगते ही कहा। मैंने हर पल तुम्हें सोचा। विक्रम ने मेरा चेहरा हाथों में लिया। अब क्या करेंगे? इसे दुनिया का सबसे गहरा राज रखेंगे। जब तक जी रहे हैं, क्या हम इसे निभा पाएंगे? निभाना ही होगा, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। उस दिन के बाद हम और भी सतर्क हो गए। यह एक ऐसा रिश्ता बन गया जो दुनिया की नज़रों में गुनाह था, लेकिन हमारे लिए जीने की वजह। हम जानते थे कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जो कभी भी फट सकता है। लेकिन उस खतरे में ही हमारे प्यार की शिद्दत थी। क्या मुकम्मल राज्य जैसी कोई चीज़ होती है? मुझे नहीं पता,
पर जब तक ये चल रहा है मैं जिंदा हूँ। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने अंत तक सुना तो बहुत शुक्रिया।